Hello students, welcome to the YouTube channel of Sharda Peeth IT JEE NEET Foundation classes located in Bilaspur, Chhattisgarh. So, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के कंप्लीट होने के बाद हम नेक्स्ट टॉपिक अपना चालू करेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. ऑलराइट, सो लेट्स बिगिन. फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी हम स्टार्ट करेंगे बेसिक उसके कंपोनेंट से, जैसे हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में स्टार्ट किया था. तो आइए देखते हैं कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन से मेजर कंपोनेंट्स हैं. पहला है वन पेयर ऑफ ओवरीज, एक जोड़ी अंडाशय, मैं हिंदी में भी बोल रहा हूं, एक जोड़ी अंडनलिका, वन पेयर ऑफ ओविडक्ट्स. उसके बाद है गर्भाशय, यूट्रस, वोम्ब, हिस्ट्रा. फोर्थ इज सर्विक्स. फिफ्थ इज वजाइना, जिसे हम योनि बोलते हैं, और सिक्स्थ इज एक्सटर्नल जेनिटेलिया, जिसे हम हिंदी में बाहरी जननांग भी बोलते हैं. ऑलराइट, सो ये सारे कंपोनेंट्स हैं. अब जैसे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी हमने पढ़ा था प्राइमरी सेक्स ऑर्गन थे, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन थे, तो वैसे ही फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ओवरीज हम डिस्कस कर चुके हैं. सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स में ये जितने भी यहाँ पर आपको ट्यूब्स दिख रहे हैं, ओविडक्ट्स, यूट्रस, सर्विक्स, वजाइना, ये सारे सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स हैं. सो यहाँ पर मैंने एक पॉइंट लिखा, ये एनसीईआरटी बुक का ही स्टेटमेंट है. ये जितने भी कंपोनेंट्स हैं मेल और फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, ये सभी एक यूनिट की तरह काम करेंगे, जिससे यूनिट की तरह काम करेंगे मतलब स्ट्रक्चरली भी करेंगे और फंक्शनली भी करेंगे. और ये सारे लोग एक साथ मिलकर जब फंक्शन करते हैं तो उससे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के कौन कौन से फंक्शंस अच्छे से हो पाएंगे. ओव्यूलेशन अच्छे से होगा, ओव्यूलेशन के बाद फर्टिलाइजेशन होगा, प्रेगनेंसी होगा, बर्थ होगा, उसके बाद पोस्टनेटल केयर या जिसे हम बोलते हैं चाइल्ड केयर. सो ये सारे कंपोनेंट्स हैं. फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मेल के मुकाबले थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है. इसमें जो हार्मोनल बैलेंसेस है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. स्ट्रेस, डाइट, न्यूट्रिशन, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स रहते हैं जो फीमेल के रिप्रोडक्टिव साइकिल को इफेक्ट करते हैं, और आगे के लेक्चर्स में हम सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे. तो ये हो गया फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के कंपोनेंट्स. नेक्स्ट चलते हैं, तो एक स्लाइड है, बुक में भी है ये स्लाइड. ये स्लाइड से हमको जो लोकेशन है और जो डायग्राम्स है, पार्ट है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के, वो क्लियर होंगे. अब आप सबसे पहले यहाँ पर देखिए ओवरी. ओवरी को आप देखिए, यहाँ पर आपको एक साइड व्यू दिखाया है एक एंगल से. तो यहाँ पर जो व्हाइट कलर का स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये ओवरी है. आप देख सकते हैं कि ओवरी जो है वो लिगामेंट्स के हेल्प से जुड़ा हुआ है यूट्रस की वॉल से. अब उसके बाद देखेंगे सेकेंड पार्ट इज यूट्रस. ओवरी के जस्ट नीचे यूट्रस को ऐसा यू जैसा अपन को दिख रहा है क्योंकि ये साइड पोर्शन से है. उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर यूरिनरी ब्लैडर है, वजाइना है, फीमेल में भी यूरेथ्रा है, क्लिटोरिस है. ये सारे पार्ट्स अभी हम डिस्कस करेंगे. फिर यहाँ पर देखिए एक पार्ट है फॉर्निक्स. तो फॉर्निक्स कौन सा पोर्शन है, जब सर्विक्स और वजाइना वाला पार्ट एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होता है तो ना बेटा ऐसा यू जैसा स्ट्रक्चर बनता है यहाँ पर. तो ये वाले पोर्शन को हम बोलते हैं फॉर्निक्स. फॉर्निक्स के बाद आप देखिए जो नैरो कैनाल है, सक्री जो कैनाल है, उसे हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, ये इस पार्ट को क्या बोलते हैं, सर्विक्स. फिर सर्विक्स के बाद आपको यहाँ पर दिख रहा है गूदा द्वार, जिसे हम गूदा नाल, जिसे हम रेक्टम बोलते हैं, और सबसे आखिरी में आप देख सकते हैं एनस, जिसे हम गूदा द्वार भी बोलते हैं. ऑलराइट, सो ये बुक का डायग्राम है. आप इस डायग्राम को एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं. इसकी लोकेशंस लेबलिंग में पूछेगा, तो आपको जितने भी डायग्राम्स है बायोलॉजी के अंदर, एनसीईआरटी बुक में जितने भी डायग्राम्स दिए गए हैं बेटा, सभी डायग्राम्स को हमको प्रिपेयर करना है. सही है, आगे चलिए नेक्स्ट चलते हैं. नेक्स्ट ओवरीज के मैंने कुछ नोट्स आप लोगों को, नोट्स बनाने के लिए मैंने यहाँ पर सारी चीजों को नोट डाउन किया है. उतने ही वर्ड्स यूज किए हैं जितने वर्ड्स आपको समझ आ जाए, नहीं तो ऐसे में तो काफी टाइम लग जाएगा. ऐसा आप शॉर्ट एंड स्वीट नोट्स बना सकते हो, ये आपको नीट तक काम आएगा और बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी हेल्पफुल है. सही है, आ जाओ. प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में देखते हैं. प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में पहला है ओवरी. अब हम सभी लोगों को पता है वन पेयर है ओवरीज, वन पेयर ऑफ ओवरीज. इनका लोकेशन क्या है, लैटरल साइड्स ऑफ एब्डोमेन
या लैटरल साइड्स ऑफ लोअर एब्डोमेन, और वो कौन सी कैविटी में आएगा बेटा, पेल्विक कैविटी में। अगर हम डायमेंशंस की बात करें, एक स्टैंडर्ड डायमेंशन की बात करें ओवरी के, तो 2 to 5 सेंटीमीटर लॉन्ग, 1 to 3 सेंटीमीटर वाइड एंड 0.5 to 1 सेंटीमीटर थिक, ये नॉर्मल डायमेंशंस हैं ओवरी के। उसके बाद ओवरी में हमको और क्या चीज जानना है कि भाई ओवरी जो है वो तो हमको पूरे डायग्राम में दिखता है, वो यूट्रस से अटैच है, ट्यूब से जुड़ा हुआ है। तो ओवरी जो है वो हवा में नहीं लटका है, ओवरी को यूट्रस के साथ और जो पेल्विक वॉल है फीमेल की, उसको उसके साथ जोड़ने के लिए स्ट्रक्चर्स हैं जिनको हम लिगामेंट्स पढ़ते हैं, इसलिए मैंने एक अलग से मेंशन किया है, आप नोट डाउन कर लेंगे। तो लिगामेंट्स ऑफ ओवरी में अगर हम देखें या लिगामेंट सराउंडिंग ओवरी में देखें, तो सबसे पहले आता है ब्रॉड लिगामेंट ऑफ यूट्रस। तो ये जो ओवरी और यूट्रस के बीच में कनेक्शन है, ये कनेक्शन करवाता है एक पतली फोल्ड, मेम्ब्रेन की एक पतली झिल्ली से, झिल्ली जैसे फोल्ड से होता है, जिसे हम बोलते हैं मीजोवेरियम। देखो बेटा, ये सारे जो मीजोवेरियम या जो झिल्ली है ना, ये इन सभी लोगों को एक इकट्ठा बोला जाता है पेरिटोनियम। पेरिटोनियम के बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग नाम है, विसरल पेरिटोनियम, पेराइटल पेरिटोनियम। विसरल पेराइटल अपन डिस्कस किए हैं, एक बाहर होगा एक अंदर होगा। तो उसी तरीके से जो बॉडी के ये ऑर्गन्स हैं, सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं, इनकी भी जो बाहर की एक पतली सी कवरिंग आप बोल सकते हो या अटैचमेंट बोल सकते हो, यहाँ पर इसका क्या नाम है, मीजोवेरियम। दूसरा है ओवेरियन लिगामेंट, आपको डायग्राम में भी दिखाऊंगा मैं, ये लेबलिंग किया गया है। ओवेरियन लिगामेंट क्या करता है, इट एंकर्स ओवरी टू द यूट्रस। एंकर्स मतलब उसको एक फिक्स्ड जगह पर, ओवरी को एक फिक्स्ड जगह पर फंसा के रखता है, यूट्रस के साथ अटैच होकर। सस्पेंसरी लिगामेंट क्या करता है, ओवरी को किससे कनेक्ट करता है, पेल्विक वॉल से। तो ये 3 लिगामेंट्स हैं ओवरी के फंक्शनल के आसपास, तो ये तीनों आप याद रखिएगा। फिर क्या बोल रहा है, ओवरी का जो सरफेस है ना, उसमें एक पॉइंट है, हमारी बुक्स में भी बना हुआ है, हमको डायग्राम में भी अभी मैं आपको दिखाऊंगा। तो ओवरी के सरफेस पर एक पॉइंट है जहां से ओवरी के अंदर के जो टिश्यूज हैं, सेल्स हैं, उन तक ब्लड पहुंचता है, वहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड निकलता है, नर्व्स आते हैं, ब्लड वेसल सेंटर और एग्जिट करते हैं। तो वो जो एक गैप है या जो छोटा सा पोर है या छेद है, उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, हाइलम। क्या बोलते हैं उसे, हाइलम। ठीक है, तो ये ओवरी के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन था। बाकी तो ओवरी में oogenesis कैसे होता है, क्या चेंजेस होते हैं, यही इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी और मेडिकल एंट्रेंसेस एग्जाम या नीट के लिए भी। तो हम वो सारे पॉइंट्स को डिस्कस करने वाले हैं आगे। तो ये स्लाइड है, यहाँ पर आपको एक स्ट्रक्चर दिखाया गया, यहाँ पर हमने कंपोनेंट्स पढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये एक डिटेल्ड डायग्राम है, ये डिटेल्ड डायग्राम आपको काफी हेल्प करेगा जो लिगामेंट वाला पार्ट है या जो ओवरी का लोकेशन वाला पार्ट है उसको अच्छे से समझने के लिए। तो आप सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे कि ये वाले पोर्शन देखिए, यहाँ पर लेबलिंग किया गया है, ये ऐसा, मैं और ब्लू कलर से यहाँ पर मेंशन कर दे रहा हूँ। ठीक है, ये दोनों साइड की क्या हो गई है बेटा, ओवरी हो गई है। अब हमको यहाँ पर क्या ध्यान देना है, लिगामेंट ध्यान देना है। तो देखो यहाँ पर आपको क्या नाम लिखा हुआ है, सस्पेंसरी लिगामेंट। क्या लिखा हुआ है यहाँ, सस्पेंसरी लिगामेंट। तो अभी अपन ने पढ़ा कि सस्पेंसरी लिगामेंट जो है वो ओवरी को किसके साथ जोड़ के रखता है, पेल्विक वॉल से जोड़ के रखता है। चलिए आ गया समझ। अब अगर हम देखेंगे दूसरा, तो यहाँ पर देखो ओवेरियन लिगामेंट लिखा हुआ है, फिर यहाँ पर राउंड लिगामेंट लिखा हुआ है, यहाँ पर ब्रॉड लिगामेंट्स लिखे हुए हैं। तो यहाँ पर एक दो लिगामेंट्स और ऐड हैं, ये देखिए यहाँ पर ब्रॉड लिगामेंट। तो ये देखो ब्रॉड लिगामेंट जो है ये पूरा का पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट या ओवरी को उसके एरिया में एक दूसरे के साथ क्या करके रखे हैं, एंकर करके रखे हैं, स्टेबल करके रखे हैं, आप बोल सकते हैं जोड़ के रखे हैं। यहाँ पर बाकी जो पार्ट्स हैं यूट्रस में जब हम आएंगे तो उसके अलग अलग पार्ट्स पढ़ेंगे। फिर भी आपको इस डायग्राम से क्लियर हो गया होगा कि जो लिगामेंट है वो किस जगह पर रहते हैं और किस तरीके से पोजिशनिंग करते हैं। ब्रॉड लिगामेंट, ओवेरियन लिगामेंट और सस्पेंसरी लिगामेंट। सही है, ब्रॉड लिगामेंट, ओवेरियन लिगामेंट, सस्पेंसरी लिगामेंट, ये उसका कट सेक्शन है ब्रॉड लिगामेंट का। ठीक, तो ये है अपना लिगामेंट वाला पार्ट, ओवरी में जो आसपास लिगामेंट्स अटैच रहते हैं। आई होप आपको ये डायग्राम से
क्लियर हुआ होगा कि लिगामेंट का पोजीशनिंग कैसा होता है। सही है, चलो नेक्स्ट चलते हैं आगे। अब हम चलते हैं ओवरी के हिस्टोलॉजी की तरफ। अब हम ओवरी के फंक्शंस और ओवरी के अंदर फंक्शन कैसे चलते हैं ये सारे पार्ट को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर हम ओवरी की हिस्टोलॉजी को देखें तो ओवरी में बेसिकली टोटल 4 लेयर्स हैं। कितने लेयर्स हैं? 4 लेयर्स। अब वो 4 लेयर्स को अगर मैं समझाऊं तो मान लो ये ऐसे क्यूबॉइडल एपिथेलियम वाले सेल्स हैं अंदर ओवरी के सरफेस पर, ठीक है। तो ये एक लेयर हो गई, यहां से एक लेयर हो गई। उसके बाद यहां पर एक लेयर हो गई, फिर अंदर सेकेंड, आप वीडियो देखेंगे आपको समझ आ जाएगा कि यहाँ पर क्या बताना चाह रहा है, ध्यान मत हटाइएगा। फिर यहां पर अगेन हमको ऐसे फाइबर्स वाली एक लेयर दिखेगी, ठीक। और सबसे लास्ट इस तरीके से। तो अगर हम हिस्टोलॉजी देखें ओवरी की, बाहर से हम अंदर की तरफ देखें तो हमको टोटल 4 लेयर्स दिखती हैं। सबसे बाहर वाली लेयर है जर्मिनल एपिथेलियम, क्यूबॉइडल एपिथेलियम से बनी हुई है। यहाँ पर जर्म सेल्स है, मैंने आपको पहले प्रीवियस लेक्चर्स में बताया है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जर्म सेल्स के पास कैपेबिलिटी होती है डिवीजन करने की, डिफरेंशिएट करने की, और उसी जर्मिनल एपिथेलियम के सेल्स से हमको क्या मिलेंगे? ओगोनिया मिलेंगे। सेकेंड है ट्यूनिका एल्बुजिनिया। इस ट्यूनिका एल्बुजिनिया ये मेल्स में भी हमने पढ़ा था टेस्टिस में, तो ये ग्रेइश अपीयरेंस देता है ओवरी को थोड़ा। कॉर्टेक्स वाला जो पार्ट है थर्ड, इसमें फाइब्रोब्लास्ट प्रेजेंट है, रेटिकुलर फाइबर्स प्रेजेंट है, और नीट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कि कॉर्टेक्स में ही क्या प्रेजेंट रहता है बेटा? ओवेरियन फॉलिकल्स। ये ध्यान रखना है, ये वाला पॉइंट कि कॉर्टेक्स वाली लेयर में हमको क्या मिलेंगे? ओवेरियन फॉलिकल्स। जो भी अपन पढ़ेंगे ना आगे, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल। फिर सबसे इनरमोस्ट लेयर जो है मेडुला, वो इलास्टिक फाइबर से बनी है, स्मूथ मसल्स की बनी हुई है। तो ये 4 लेयर्स हैं। इसमें आप और एक चीज क्या याद रखेंगे कि ये जो आपको चारों लेयर्स का यहाँ पर नाम बताया गया है, इनका जो सीक्वेंस है ये बाहर से अंदर की तरफ है। मतलब सबसे आउटर मोस्ट लेयर कौन सी होगी? जर्मिनल एपिथेलियम, जर्मिनल उपकला। दूसरी क्या होगी बेटा? ट्यूनिका एल्बुजिनिया। तीसरा कॉर्टेक्स, चौथा मेडुला। सही है, हिंदी में भी कॉर्टेक्स मेडुला ही बच्चे अगर याद रखें तो ज्यादा सही है। एक पॉइंट है एग्जाम में कभी कभी पूछता है, कॉर्टेक्स और मेडुला को अगर हम साथ मिला दें तो हम क्या वर्ड यूज कर सकते हैं बेटा? स्ट्रोमा। क्या वर्ड याद कर सकते हैं? स्ट्रोमा। तो ये सारे नोट्स आप लोग नोट करते रहिए, ये आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी बहुत बेनिफिशियल है और नीट के लिए भी बहुत बेनिफिशियल है। ऑलराइट, तो यहाँ पर अपन ने देखा कि किस तरीके से ओवरी अंदर से दिखता है, कितने लेयर्स हैं, हमको 4 लेयर्स पता चल गई। यही जो सारी इमेजेस मैंने यहाँ पर पीपीटी में दिए हैं, ये जो इमेज है इसमें फॉलिकल्स वगैरह दिख रहे हैं ओवरी के। सही है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये जो डायग्राम है ये एक प्रॉपर डायग्राम है oogenesis के प्रोसेस का, जिसे हम आगे अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो इसमें बहुत सारे स्टेप्स आने वाले हैं, ठीक है, कि एक एक स्टेजेस बदलेगा, एक स्टेज से दूसरे स्टेज में ट्रांजिशन होगा, बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं यहाँ पर। तो सारी चीजों को ध्यान दीजिएगा, एक एक करके हम सारे पार्ट को डिस्कस करेंगे। तो अगर आप देख सकते हैं ये जो पार्ट आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये पूरा का पूरा एक ओवरी है, ठीक है।
अब ये जो ओवरी है, सबसे पहले आप देखो ब्लड वेसल्स, मतलब ये वाला पोर्शन हाइलम होगा। कौन सा होगा ये पोर्शन? हाइलम। यहाँ पर ब्लड वेसल्स हैं, दिख रहा है आपको। अब यहाँ पर जो ब्लड वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स के बाद यहाँ पर आप एक स्ट्रक्चर देखो, यहाँ लिखा हुआ है प्राइमोर्डियल फॉलिकल। कौन सा फॉलिकल लिखा हुआ है बेटा? प्राइमोर्डियल फॉलिकल। प्राइमोर्डियल फॉलिकल का साइज बढ़ेगा या मैच्योर होगा? प्राइमोर्डियल फॉलिकल से क्या बनेगा? प्राइमरी फॉलिकल। प्राइमोर्डियल फॉलिकल से क्या बनेगा बेटा? प्राइमरी फॉलिकल। अब ये जो प्राइमरी फॉलिकल है, यहाँ पर मेंशन किया है डेवलपिंग फॉलिकल्स। अब डेवलपिंग फॉलिकल्स का मतलब क्या होगा? प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी फॉलिकल्स बनेंगे, सेकेंडरी फॉलिकल्स के बाद टर्शरी फॉलिकल्स बनेंगे, टर्शरी फॉलिकल्स के बाद जो सबसे मैच्योर वाला पार्ट है, जिस स्टेज में ओव्यूलेशन होगा फीमेल्स में, उसे हम क्या बोलने वाले हैं? ग्राफियन फॉलिकल। तो बेटा देखो यहाँ पर प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल स्टेज आपने याद रखना है। आगे की स्लाइड्स में मैंने नोट्स दिए हैं आपको प्रॉपर फॉलिकल वाइज, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। पहले डायग्राम समझ लो। तो यहाँ पर प्राइमरी फॉलिकल दिया है, यहाँ डेवलपिंग फॉलिकल्स दे दिए, देखो 1 2, फिर तीसरा सबसे जो मैच्योर बोल रहा है वो क्या बोल रहा है? ग्राफियन फॉलिकल। अब आप देखोगे कि यहाँ पर जो प्राइमरी फॉलिकल दिया है, ये प्राइमरी फॉलिकल दिख रहा है ना, इसी प्राइमरी फॉलिकल के अंदर हमको क्या बोल रहा है? प्राइमरी ओवम। प्राइमरी ओवम को आप और क्या बोल सकते हो? प्राइमरी oocyte। सही है, प्राइमरी ओवम के लिए हम और क्या वर्ड यूज कर सकते हैं? प्राइमरी oocyte। तो जो oocyte है या जो ओवम है वो अभी अपने प्राइमरी oocyte वाले स्टेज में है। फिर आप देखो यहाँ पर फॉलिकल्स डेवलप हो रहे हैं। अब देखो जैसे जैसे फॉलिकल्स डेवलप हो रहे हैं, इनका जो साइज है वो बढ़ रहा है। ये वाला साइज देखो, फिर ये वाला साइज देखो, फिर उससे बढ़ गया है यहाँ पर साइज। सही है, तो ग्राफियन फॉलिकल तक आपने याद रखना है कि जो फॉलिकल्स का साइज है बेटा, वो क्या हो रहा है? बढ़ते जा रहा है। ये इंपॉर्टेंट है। प्राइमरी ओवम आपको यहाँ पर दिख रहा है, डेवलपिंग फॉलिकल्स आप यहाँ पर देख रहे हैं। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ओवम जो है उसके अंदर भी सेल डिवीजन का प्रोसेस आगे चल रहा है। फिर आप देखो यहाँ पर सेकेंडरी ओवम आया। क्या आया यहाँ पर? सेकेंडरी ओवम। सेकेंडरी ओवम के लिए हम और क्या बोल सकते हैं? सेकेंडरी oocyte। सही है, ओवम है लेकिन वो अपने कौन से स्टेज में है? सेकेंडरी oocyte स्टेज में है। अब मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल हुआ। मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल के बाद आप देखोगे कि यहाँ पर कौन सा प्रोसेस हो रहा है बेटा? ओव्यूलेशन। यहाँ पर कौन सा प्रोसेस हो रहा है? ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन को हम बोलते हैं अंडोत्सर्जन। हिंदी में ओव्यूलेशन को हम क्या बोलते हैं? अंडोत्सर्जन। ग्राफियन फॉलिकल के लिए हम क्या बोलेंगे? परिपक्व ऊटिका। ग्राफियन फॉलिकल के लिए हम क्या वर्ड यूज करेंगे बेटा? परिपक्व ऊटिका। यहाँ पर विकसित होती हुई ऊटिका, प्राथमिक ऊटिका, धमनियां, शिराएं। सही है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सक्सेसिव, जब से फीमेल्स में प्यूबर्टी आ जाती है 10-12 साल में, तो हर महीने फीमेल के ओवरी में ये सारे जो इवेंट्स हैं ये कंटिन्यूअस लगातार चलते रहते हैं, और यही पार्ट है मेंस्ट्रुअल साइकिल का। बोथ दीज आर इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर। तो ये जो हम पढ़ रहे हैं अभी, ये ओवरी के अंदर ओवम कैसे बनता है और ओव्यूलेशन कैसे होता है, हमको ये बता रहा है। हमको इस डायग्राम में फॉलिकल्स के बारे में पता चल रहा है कि प्राइमरी फॉलिकल क्या है, सेकेंडरी क्या है, ग्राफियन फॉलिकल क्या है। सही है, तो देखिए यहाँ पर रप्चर्ड हो गया। रप्चर मतलब टूटना फॉलिकल का। रप्चर होने के बाद यहाँ पर लिबरेटेड। लिबरेटेड मतलब मुक्त हुआ अंडाणु। अब मुक्त हुआ अंडाणु वाले प्रोसेस को हम बोल दिए अंडोत्सर्जन या ओव्यूलेशन। अब अगर आप देखें तो यहां पर आपको जैसे ही ओव्यूलेशन हुआ या ये जो फॉलिकल है, ये ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ट्रांसफॉर्म वाले स्टेजेस में यहाँ पर बीच में क्या हो जाता है पता है? ब्लड क्लॉट हो जाता है।
ब्लड क्लॉट कैसे हो गया? क्यों होगा ब्लड क्लॉट? यहाँ ब्लड वेसल्स थे ना बेटा, तो ब्लड वेसल्स तो इससे कनेक्टेड हैं। अब जब ये ओवम बाहर निकलेगा, टूटेगा, तो यहाँ पर भी जो ब्लड सप्लाई थी वो ब्रेक होगी, कैपिलरीज ब्रेक होंगे। तो उनके कैपिलरीज ब्रेक होने से फॉलिकल के अंदर एक ऐसे खून का थक्का जम जाता है, ब्लड क्लॉट बन जाता है। तो वो जो स्टेज होता है ना, उसे बोलते हैं कॉर्पस हेमोरेजियम। क्या लिखते हैं आप, इसको नोट कर लेना, कॉर्पस हेमोरेजियम। हेमोरेजियम से याद रखना कि क्या हुआ है, ब्लड क्लॉट हुआ है। तो ये हो गया कॉर्पस हेमोरेजियम। कॉर्पस हेमोरेजियम के बाद वाला जो स्टेज है, ये हमको क्या याद रखना है, क्या बोलते हैं इसे, कॉर्पस ल्यूटियम। देखो बेटा, यहाँ पर भी ये जो कॉर्पस ल्यूटियम वर्ड हम बोलते हैं ना, तो ये कॉर्पस ल्यूटियम वर्ड कैसा है कि जो फॉलिकल्स हैं, उन फॉलिकल्स पर हॉर्मोन्स के फंक्शन होते हैं। मैं आपको आगे समझाऊंगा, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन आएगा, इसी कारण से इसका नाम कॉर्पस ल्यूटियम भी दिया हुआ है, क्योंकि इस पे प्रभाव या इफेक्ट किसका पड़ा है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का, इसलिए इसका नाम कॉर्पस ल्यूटियम दिया है। आगे के लेक्चर्स में मैं कनेक्ट करूंगा। इस स्लाइड में आपको क्या याद रखना है, ध्यान दीजिएगा, प्राइमोर्डियल फॉलिकल। अब ये जो प्राइमोर्डियल फॉलिकल है, ये हमको आया है यॉर्क सैक से। कहाँ आया है, यॉर्क सैक। यॉर्क सैक इस चैप्टर में आगे आएगा। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स होती हैं जो भ्रूण को चारों तरफ से झिल्ली द्वारा घिरे रहती है, उनको बोलते हैं बाहरी भ्रूणीय झिल्लियां या एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स। आगे उसको मैं बताऊंगा क्या होता है। तो प्राइमोर्डियल फॉलिकल, प्राइमोर्डियल फॉलिकल से क्या बनता है, प्राइमरी फॉलिकल। प्राइमरी फॉलिकल और ज्यादा डेवलप होता है, फिर फाइनल क्या बनता है, परिपक्व या ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल का विभेदन या टूटना होता है, और कौन सा प्रोसेस होता है, अंडोत्सर्जन या ओव्यूलेशन। अंडोत्सर्जन या ओव्यूलेशन के बाद पुटिका या फॉलिकल का कौन सा स्टेज आएगा बेटा, कॉर्पस हेमोरेजियम। कॉर्पस हेमोरेजियम के बाद क्या आएगा, कॉर्पस ल्यूटियम। और आखिरी में जब पुटिका या फॉलिकल पूर्ण रूप से उसकी हानि हो जाती है, पूरा डेड हो जाता है, डिग्रेड हो जाता है, तो उस स्टेज को हम बोलते हैं कॉर्पस एल्बिगेंस। सही है, ठीक है। तो ये oogenesis का पहला डिस्कशन था। हो सकता है आपको डाउट्स आए, जिनको भी जो डाउट्स आएंगे आप पढ़ेंगे, आप मुझसे डाउट पूछेंगे, हम एक दो स्लाइड्स और डिस्कस करेंगे, ठीक है, oogenesis का। अभी आपको मैं oogenesis का दोनों कंपैरिजन बताऊंगा। कंपैरिजन मतलब क्या बताऊंगा कि यहाँ पर एक तो oogenesis चल रहा है जिसमें अपन को फॉलिकल पता चल रहा है, और उस फॉलिकल के अंदर सेल डिवीजन का कौन सा स्टेज चल रहा है, ऐसा करके मैं आपको नोट्स दूंगा, चार्ट दूंगा, ये एग्जाम में पूछता है। सही है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब oogenesis के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन नोट्स बनाने के लिए आप लोगों के लिए अभी बोर्ड एग्जाम्स में काम आएंगे। तो oogenesis में हमको सबसे पहले याद रखना है, अनलाइक स्पर्मेटोजेनेसिस, अभी मैं oogenesis और स्पर्मेटोजेनेसिस दोनों को हम कंपेयर भी करेंगे, दोनों में सिमिलैरिटीज, दोनों में अंतर, डिफरेंसेस क्या है, ये भी डिस्कस करेंगे। तो तब तक अभी ये ध्यान रखिएगा, मेल्स में जैसे स्पर्म का फॉर्मेशन जो है वो प्यूबर्टी में होता है, जब 12-13 साल हो गए, जब प्यूबर्टी आया, उसके बाद मेल्स में स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट होता है। लेकिन फीमेल्स में ऐसा नहीं है। फीमेल्स में जो oogenesis का प्रोसेस है, वो जब वो अपने माँ के गर्भ में रहती है, जब वो अपने मदर के वूम्ब में रहते हैं, उसी समय से उनके बॉडी में oogenesis का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाता है। अब लिखा है मैंने बिगिन बिफोर बर्थ। अब नेक्स्ट लिखा हुआ है प्राइमरी जर्म सेल्स माइग्रेट फ्रॉम यॉर्क सैक टू ओवरीज। तो प्राइमरी जर्म सेल्स या प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स, प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स मारो, अभी प्राइमोर्डियल फॉलिकल पढ़े थे ना, तो वही जो जर्म सेल्स हैं उन लोग प्राइमोर्डियल फॉलिकल बनाए। प्राइमोर्डियल फॉलिकल से क्या बना बेटा, प्राइमरी फॉलिकल, ये याद रखना। तो प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स डिफरेंशिएट टू प्रोड्यूस डिप्लॉइड oogonia। oogonia मतलब जिससे आगे जाकर क्या बनने वाला है, ओवम। जैसे स्पर्मेटोगोनिया था ना, वैसे ही क्या होगा बेटा, oogonia होगा, ठीक है। डिप्लॉइड oogonia, अब क्या होगा, oogonia बन गया। प्राइमोर्डियल फॉलिकल, ये ऊ साइट वगैरह दिख रहा है ना आपको, यहीं पर जो सेल्स है इनको हम एक oogonia बोल दिए। अब क्या बोल रहा है कि जो oogonia बना, वो oogonia में सेल डिवीजन स्टार्ट हुआ।
अब सेल डिवीजन पहले कौन सा हुआ? माइटोसिस। माइटोसिस को हम बोलते हैं इक्वेशनल डिवीजन। सेम पेरेंट के जैसा सेल का फॉर्मेशन होगा, तो ऊगोनिया में माइटोसिस होकर बहुत सारे जर्म सेल्स बने। हम ऊगोनिया को मेल जर्म सेल्स बोल सकते हैं ना, क्योंकि इसी से फीमेल जर्म सेल्स बोल सकते हैं, क्योंकि इसी से आगे जाकर ओवम बनेगा। तो ऊगोनिया में माइटोसिस होता है और बहुत सारे मिलियंस ऑफ जर्म सेल्स बनते हैं जो आगे जाकर एक नया ओवम बनाने का कैपेसिटी रखते हैं। अब क्या बोल रहा है कि ये सारे चीज तो अभी बर्थ हुआ नहीं है, ध्यान देना बेटा, ये सारे जो पॉइंट्स लिख रहे हैं अभी फीमेल का बर्थ नहीं हुआ है, सही है। अब क्या बोल रहा है कि कुछ जर्म सेल्स जो हैं वो फीमेल के पैदा होने तक बॉडी के अंदर रहकर ही डेड हो जाते हैं, उनकी जरूरत नहीं पड़ती है, तो उनका एट्रीशिया हो जाता है। तो ऐसे जब रखे या बिना काम की चीजें डेड हो जा रही है, तो उसके लिए हम क्या वर्ड यूज रखेंगे? एट्रीशिया। तो यहाँ पर मिलियंस, बहुत सारे जर्म सेल्स बने। बहुत सारे जर्म सेल्स में से बहुत सारे जर्म सेल्स लोग फीमेल्स के पैदा होने तक क्या हो गए बेटा? अंदर ही डेड हो गए। उसे हम क्या बोले? एट्रेशिया। अब जो सेल्स डेड नहीं हुए, few cells become large and are called as primary oocyte. जो सेल्स बचे हैं उनका साइज बढ़ेगा, और जो सेल्स का साइज आगे बढ़ रहा है उन सेल्स को हम क्या बोलेंगे बेटा? प्राइमरी oocyte। अब ये जो प्राइमरी oocyte है, इस प्राइमरी oocyte में फिर से सेल डिवीजन चल रहा होगा। यहां पर बना था ना, ऊगोनिया बना, इसमें माइटोसिस हुआ, बहुत सारे ऊगोनिया डिसइंटीग्रेट हो गए, कुछ जो ऊगोनिया थे उनसे उनका साइज बढ़ा, वो डेवलपमेंट की तरफ गए, और उनको हमने क्या बोला? प्राइमरी oocyte। अब ऐसा तो नहीं है ना कि जो सेल डिवीजन है वो एक स्टेज के बाद या दूसरे स्टेज के बाद या तीसरे, सेल डिवीजन एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। कुछ फैक्टर्स होते हैं फीमेल्स में, अभी अपन पढ़ेंगे, देखिए मैंने यहाँ लिखा है अरेस्टिंग फेज, कुछ प्रोटीन्स की कमी के कारण, कुछ ग्लाइकोप्रोटीन्स की कमी के कारण सेल डिवीजन फीमेल्स में बीच बीच में रुक जाता है, सही है। तो ये भी हमको याद रखना है कि oogenesis इज नॉट एन कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, ये बीच बीच में रुक के चलता है, सही है। तो प्राइमरी oocyte हुआ, प्राइमरी oocyte में डिवीजन स्टार्ट हुआ, क्या स्टार्ट हुआ बेटा? सेल डिवीजन स्टार्ट हुआ, लेकिन प्राइमरी oocyte जो है वो सेल डिवीजन के प्रोफेस 1 में रुक गया। क्या बोला मैं? फिर से बोल रहा हूं, प्राइमरी oocyte बन गया था, यहां तक क्लियर है ना। अब ये जो प्राइमरी oocyte है, इसमें फिर आगे के जो सेल डिवीजन के स्टेप्स हैं वो चालू होंगे। अब प्राइमरी oocyte में जब सेल डिवीजन चालू हुआ तो वो प्रोफेस 1 में रुक गया। किसमें रुका? प्रोफेस 1। अब प्रोफेस 1 मतलब प्रोफेस क्या है? प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस, टीलोफेस, ये पढ़े हैं ना आप लोग। 11th का जो चैप्टर है सेल डिवीजन, सेल डिवीजन में बताया गया है माइटोसिस, मियोसिस के स्टेज है, प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस, टीलोफेस, साइटोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस, पढ़े हैं ना ये सब। गुड। तो आपको याद रखना है कि जो प्राइमरी oocyte है, कुछ प्रोटीन्स, कुछ ग्लाइकोप्रोटीन्स के डेफिशिएंसी या उनकी कमी के कारण जो प्राइमरी oocyte है वो रुक जाता है, उसमें डिवीजन रुक जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? फर्स्ट अरेस्टिंग फेज। तो फर्स्ट अरेस्टिंग फेज कहां होता है oogenesis में? प्रोफेस 1 में। अब प्रोफेस 1 में ये जो प्राइमरी oocyte है, इसमें ये डिवीजन कब तक रुका रहेगा? जब तक बर्थ ना हो जाए। क्या ना हो जाए बेटा? जब तक बर्थ ना हो जाए। अब देखो, ये जो फर्स्ट अरेस्टिंग फेज है, इस फर्स्ट अरेस्टिंग फेज में क्या क्या चीजें होती है? क्या चीजें याद रखना है? प्राइमरी oocytes गेट सराउंडेड बाय सिंगल लेयर ऑफ फ्लैट फॉलिक्यूलर सेल्स। तो ये जो अरेस्टिंग फेज रहता है, इसमें क्या होता है कि जो oocyte है उसके चारों तरफ, मान लो ये व्हाइट कलर का oocyte है और उसके चारों तरफ फ्लैट सेल्स की लेयर बन गई। तो ये जो फ्लैट सेल्स की लेयर है, इस स्ट्रक्चर को हम कंप्लीटली क्या बोलते हैं? प्राइमोर्डियल फॉलिकल। क्या बोलते हैं बेटा इसे अपन? प्राइमोर्डियल फॉलिकल। तो ये प्राइमोर्डियल फॉलिकल तक का जो पार्ट है, या अपन स्लाइड में जो भी चीजें मेंशन किए हैं, ये सारी चीजें क्या है बेटा? बिफोर बर्थ स्ट्रक्चर है। कौन से स्ट्रक्चर से ये? बिफोर बर्थ। ऑलराइट, ठीक, चलिए आगे नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। अब कंटिन्यूएशन है। अब मैंने क्या बताया है कि
बर्थ के पहले तक हमने सारे डिटेल्स को पढ़ लिए कि भाई बर्थ के पहले तक क्या क्या बनते हैं। अब बर्थ के समय क्या होता है, देखो बर्थ के समय मैंने क्या लिखा है, अराउंड 2 लाख टू 20 लाख प्राइमरी oocyte रिमेन्स इन ईच ओवरी। मतलब पैदा होने के समय अगर हम हर एक ओवरी देखें तो उसमें लगभग 2 लाख से 20 लाख तक का क्या बचा होगा बेटा, प्राइमरी oocyte। अराउंड 40,000 इज प्रेजेंट एट प्यूबर्टी। अब देखो बर्थ से लेकर कहां तक, प्यूबर्टी तक। बर्थ के समय कितने थे बेटा, 2 लाख से 20 लाख। बर्थ से लेकर प्यूबर्टी मतलब 10-11 साल। 10-11 साल में ये जो क्वांटिटी है ये कितनी बच गई, 40,000 प्रेजेंट एट प्यूबर्टी। प्यूबर्टी आते तक सिर्फ कितने हो जाते हैं बेटा, 40,000। तो बचे हुए का क्या हुआ, बचे जो प्राइमरी oocyte है उन लोग का अगेन डीजनरेशन हो जाएगा और उसे हम क्या बोलेंगे, एट्रीशिया, फॉलिक्यूलर एट्रीशिया भी बोल सकते हो। खैर फॉलिक्यूलर एट्रीशिया से ज्यादा एप्रोप्रिएट एट्रीशिया वर्ड है। फॉलिक्यूलर एट्रीशिया अपन जब फॉलिकल्स डैमेज हो जाते हैं या टूट जाते हैं तब अपन बोलेंगे। तो प्राइमरी oocyte अंडरगो एट्रीशिया। ये डेटा याद रखना, 2 लाख से 20 लाख बर्थ के समय, बर्थ से लेकर प्यूबर्टी तक मतलब 10-11 साल का जो पूरा गैप है उसमें कितने प्राइमरी oocyte सिर्फ प्यूबर्टी तक बचते हैं, 40,000। अब सुनो, उस 40,000 में भी सिर्फ 400 विल मैच्योर एंड ओव्यूलेट ड्यूरिंग रिप्रोडक्टिव लाइफ स्पैन। रिप्रोडक्टिव लाइफ स्पैन बोलने का क्या मतलब है, इस लाइन का क्या मतलब है, प्यूबर्टी से लेकर मीनोपॉज तक 45-50 साल तक, इसे हम बोलते हैं फीमेल का रिप्रोडक्टिव स्पैन। तो इस पूरे रिप्रोडक्टिव स्पैन में कितने ओव्यूलेशन या कितने मैच्योरेशन होंगे बेटा, सिर्फ 400। तो सोचो मिलियंस बना था और फाइनली आते तक कितना बचता है, 400। सही है, समझ आ रहा है, पक्का, गुड, ठीक है, इसे आप लिख लेंगे। तो ये बर्थ वाला पार्ट हो गया। अब बर्थ के बाद आ जाओ कहां, असली खेल, प्यूबर्टी। अब जैसे ही फीमेल्स में प्यूबर्टी आ रही है, कौन बताएगा प्यूबर्टी फीमेल्स में कौन से हार्मोन के कारण है, एस्ट्रोजन। वेरी गुड, कौन से हार्मोन के कारण है बेटा, एस्ट्रोजन। चलो प्यूबर्टी के समय क्या हुआ फीमेल्स में, ईच मंथ अ प्राइमरी फॉलिकल डेवलप, ईच मंथ अ प्राइमरी फॉलिकल डेवलप्स, प्राइमरी फॉलिकल इनसाइड हैज प्राइमरी oocyte। ये अपन को क्लियर है, फॉलिकल तो अपन बाहर वाले को बोल रहे थे ना, प्राइमोडियल फॉलिकल फिर प्राइमरी फॉलिकल, ये तो अंदर oocyte है और इसके चारों तरफ क्या है, ग्रैनुलोसा सेल्स की लेयर है। फिर यहां देखो प्यूबर्टी में ईच मंथ अ प्राइमरी फॉलिकल डेवलप्स, प्राइमरी फॉलिकल के अंदर क्या है बेटा, प्राइमरी oocyte है। अब क्या बोल रहा है, प्राइमरी oocyte इज सराउंडेड बाय क्यूबॉइडल और कॉलुमनर सेल्स, जिनको हम क्या बोल रहे हैं, ग्रैनुलोसा सेल्स। तो हमको यहां पर क्या चीज समझनी है, ये है oocyte व्हाइट कलर से, इसके बाहर फॉलिक्यूलर सेल्स बोले अभी अपन, और अंदर क्या बोल रहा है कि क्यूबॉइडल सेल्स की एक लेयर बनती है और ये क्यूबॉइडल सेल्स की लेयर को हम क्या बोल रहे हैं बेटा, ग्रैनुलोसा सेल्स। क्या बोल रहे हैं, ग्रैनुलोसा सेल्स। तो यहां पर हो गया oocyte, जस्ट इसके चारों तरफ में ग्रैनुलोसा सेल्स और उसके बाहर में क्या प्रेजेंट होगा बेटा, फॉलिकल। सही है, देखिए फिर आगे क्या लिखा है, as primary follicle grows it develops a glycoprotein layer, जिसे हम बोलते हैं zona pellucida, जो oocyte और जो किसके बीच में प्रेजेंट होगी, oocyte और granulosa cells। primary follicle grows it develops a glycoprotein layer called zona pellucida between oocyte and granulosa cell। तो अभी आपको नेक्स्ट स्लाइड में मैं zona pellucida का जो डायग्राम है वो भी आपको शो करूंगा। Another layer from stromal part called theca folliculis formed। तो अभी आपको क्या क्या याद रखना है इस स्टेटमेंट में नोट्स के लिए, zona pellucida layer,
तो जोना पेल्यूसिडा लेयर कौन डेवलप करता है? ये किसमें डेवलप होती है? जब प्राइमरी फॉलिकल का साइज क्या होते रहता है? बढ़ते रहता है। प्राइमरी फॉलिकल्स में एक ग्लाइकोप्रोटीन की लेयर होगी, जोना पेल्यूसिडा। लोकेशन भी इंपॉर्टेंट है, बिटवीन oocyte एंड ग्रैनुलोसा सेल। तो ये व्हाइट वाला oocyte और येलो वाला ग्रैनुलोसा सेल्स, इनके बीच में एक पतली मेम्ब्रेन बनेगी जिसे हम बोल रहे हैं जोना पेल्यूसिडा। और एक लेयर बनती है प्राइमरी फॉलिकल में जिसे हम क्या बोलते हैं? थीका या थीका फॉलिक्यूली। प्राइमरी फॉलिकल विल नाउ बी कॉल्ड एज सेकेंडरी फॉलिकल। अब ये स्टेटमेंट क्यों लिखे? क्योंकि प्राइमरी को कहीं तो अंत करना है, सेकेंडरी फॉलिकल या टर्शियरी फॉलिकल से डिफरेंशिएट भी तो करना है ना, विभिन्नता भी तो लानी है, तभी तो हम समझेंगे। तो इसलिए ऐड किया गया है। अब हम प्राइमरी फॉलिकल को क्या कंसीडर कर सकते हैं बेटा? सेकेंडरी फॉलिकल। सही है। तो एक बार और समझ लेते हैं प्यूबर्टी में क्या होगा। प्राइमरी फॉलिकल डेवलप होगा। प्राइमरी फॉलिकल के अंदर क्या डेवलप होगा बेटा? oocyte डेवलप हो रहा है। प्राइमरी oocyte जो है अब इस स्टेज में चारों तरफ में क्यूबॉइडल सेल्स से एक लेयर बनेगी क्यूबॉइडल सेल्स की, जिनको हम बोलते हैं ग्रैनुलोसा सेल्स। फिर और क्या होगा? प्राइमरी फॉलिकल्स में एक ग्लाइकोप्रोटीन की लेयर बनेगी जिसे हम जोना पेल्यूसिडा बोलेंगे। प्राइमरी फॉलिकल स्टेज में एक और एक लेयर का फॉर्मेशन होगा जिसे हम क्या बोलेंगे? थीका फॉलिक्यूली। और अब हम प्राइमरी फॉलिकल को डिफरेंशिएट या चेंज करके क्या बोल सकते हैं? सेकेंडरी फॉलिकल। ठीक है, चलो नेक्स्ट सेकेंडरी फॉलिकल के बारे में जानते हैं। सेकेंडरी फॉलिकल क्या लिखा है? सेकेंडरी फॉलिकल में जो थीका की लेयर हमने पढ़ा था, अभी थीका फॉलिक्यूली लिखा था ना, ये देखो थीका फॉलिक्यूली लिखे थे अपन। तो अभी सेकेंडरी में क्या बोल रहा है कि जो थीका है वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, एक थीका एक्सटर्ना होगा और एक थीका क्या होगा? इंटरना। तो थीका एक्सटर्ना का क्या सिग्निफिकेंस है? स्ट्रोमल सेल्स हैं और इसमें कोलेजन फाइबर्स हैं। इंटरना, जो थीका इंटरना है वो नीट के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यही थीका इंटरना लेयर से, इसका नेचर कैसा देखो, वस्कुलर लिखा है, इसमें क्यूबॉइडल सेल्स हैं जिनका सिक्रीटरी नेचर है। और ये जो क्यूबॉइडल सिक्रीटरी सेल्स हैं थीका इंटरना के, ये क्या रिलीज करते हैं बेटा? फीमेल एंड्रोजन, जिसे हम क्या बोलते हैं? एस्ट्रोजन। तो अभी इतने प्रोसेस आगे बढ़ने के बाद अब हमको पता चला है कि फीमेल्स में ओवरी, जो हम बोलते थे कि ओवरी में एस्ट्रोजन बनता है, प्रोजेस्टेरॉन बनता है, तो अब हमको पता चला कि ओवरी के अंदर एस्ट्रोजन कैसे बनता है। तो एस्ट्रोजन रिलीज कौन करता है बेटा? थीका। अगर फिर कोई पूछता है थीका इंटरना की थीका एक्सटर्ना, तो आप क्या बोलेंगे? थीका इंटरना। और कोई पूछता है कि इंटरना क्यों रिलीज करता है, तो आप ये बोलेंगे क्योंकि इंटरना में ही क्या प्रेजेंट है? क्यूबॉइडल सिक्रीटरी सेल्स। क्यूबॉइडल सेल्स है, एनिमल टिश्यू में हम ये पढ़ गए हैं 11th में कि जो मॉडिफिकेशंस हैं वो क्यूबॉइडल और कॉलुमनर सेल्स में ही पॉसिबल है। तो उससे आपको ये कनेक्ट करना है कि क्यूबॉइडल ही क्यों, इसको रटना नहीं है, ये हमको लॉजिकली याद रखना है, एनिमल टिश्यू में हम पढ़ाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद रखेंगे कि इंटरना में क्यूबॉइडल सेल्स हैं जिनका नेचर सिक्रीटरी है, और ये जो सिक्रीशन है इसे हम बोलते हैं एस्ट्रोजन, जो कि कहलाता है फीमेल एंड्रोजन। और इसी से फीमेल्स में प्यूबर्टी में जो उनके सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं, जो एनाटॉमिकल और मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस हैं, आप लोगों को जो होमवर्क मिला था, बहुत सारे बच्चों ने दिखाया भी मेरे को होमवर्क, सही लिखा है आपने, सही है। तो ये सारे जो फंक्शंस हैं, इफेक्ट हैं, वो किससे आते हैं? एस्ट्रोजन से आते हैं। सही है, चलिए अब क्या बोला सेकेंडरी फॉलिकल में? इसी स्टेज में जो ग्रैनुलोसा सेल्स हैं उन लोग एक सिक्रीशन करते हैं अंदर की तरफ, सेल्स के अंदर की तरफ। उस सिक्रीशन से ना गड्ढा जैसा बनता है, ठीक है, कैविटी जैसी डेवलप हो जाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? एंट्रम। ठीक, इनरमोस्ट ग्रैनुलोसा सेल्स लेयर कनेक्टेड टू जोना पेल्यूसिडा इज कॉल्ड कोरोना रेडिएटा। अब क्या बोल रहा है कि जोना पेल्यूसिडा के साथ जो ग्रैनुलोसा सेल्स का इनरमोस्ट पार्ट था, इनरमोस्ट पार्ट मतलब, मैं आपको स्लाइड में दिखाता हूं, इसे अभी नोट कर लेना। जो ग्रैनुलोसा सेल्स का इनरमोस्ट पार्ट है वो जोना पेल्यूसिडा से कनेक्टेड है, और उस लेयर को हम बोलते हैं कोरोना रेडिएटा। ये एक सिग्निफिकेंट है सेकेंडरी फॉलिकल वाले स्टेज का। सेकेंडरी फॉलिकल बिकम्स लार्जर।
अब सेकेंडरी फॉलिकल का भी साइज बढ़ेगा, टर्शियरी फॉलिकल बनेगा, उसमें भी फ्लूइड से भरा हुआ कैविटी मिलेगा जिसे हम क्या बोलेंगे, एंट्रम। और फाइनली जो टर्शियरी फॉलिकल है जब वो अपने मैक्सिमम डायमीटर में पहुंच जाएगा, पूरा ज्यादा परिपक्व हो जाएगा, मैच्योर हो जाएगा, तो उस स्टेज को हम बोलेंगे ग्राफियन फॉलिकल या ग्राफियन पुटिका या परिपक्व पुटिका। ठीक है, फिर ग्राफियन फॉलिकल तक वाले स्टेज में मैंने क्या लिखा, ये नीट के लिए इंपॉर्टेंट है, बोर्ड्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ग्राफियन फॉलिकल में देखो क्या लिखा है, बाय दिस टाइम प्राइमरी oocyte हैज कंप्लीटेड मियोसिस 1। ग्राफियन फॉलिकल वाला जो स्टेज है, इसके बाद ओव्यूलेशन होने वाला है। तो ये जो ओव्यूलेशन होने वाला है, ग्राफियन फॉलिकल तक आते आते जो अंदर में oocyte है उसने अपना मियोसिस कंप्लीट कर लिया। अब मियोसिस क्या है बेटा, माइटोसिस में एक सेल से पूरा एक सेल बनता है, लेकिन मियोसिस में एक सेल से डिवाइड होकर दो सेल बनते हैं। तो मियोसिस 1 कंप्लीट होने से दो सेल्स बनेंगे। नीट के लिए इंपॉर्टेंट, उनका साइज क्या रहेगा, अनइक्वल। अनइक्वल साइज मतलब एक बनेगा टाइनी पोलर बॉडी और दूसरा बनेगा लार्ज सेकेंडरी oocyte। ध्यान देना, ग्राफियन फॉलिकल वाले स्टेज में आते तक जो मियोसिस है oocyte में वो कंप्लीट हो गया रहता है, जिससे दो चीजें बन जाती है। अनइक्वल साइज याद रखना है, एक याद रखना है पोलर बॉडी जिसका साइज छोटा होगा, दूसरा रहेगा बेटा क्या, सेकेंडरी oocyte। ठीक है, तो यहां पर अपन ने फॉलिकल्स डिस्कस किए, प्राइमरी सेकेंडरी। हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का इंट्रोडक्शन से इस पोर्शन को स्टार्ट किया, और हमारा मोटिव यही है कि आपके जो बोर्ड एग्जाम है उस बोर्ड एग्जाम का रिवीजन या प्रिपरेशन करने के लिए आप शारदा पीठ में जो अलग अलग सब्जेक्ट्स के वीडियो आप लोग तक पहुंच रहे हैं, आप उसको यूज कीजिए, उसको सुनिए, उसको ऑब्जर्व कीजिए, उसको देखिए, और अगर आपको कोई डाउट्स आते हैं तो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं, ऑफिस आ सकते हैं, और जो भी आपके डाउट्स हैं वो हम अच्छे से क्लियर कर देंगे। ठीक है, तो आज हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टार्ट किया, जिसमें अपन ने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के कंपोनेंट्स देखे, ओवरीज, ओविडक्ट्स, यूट्रस। यूट्रस का नाम याद रखना है बेटा, वुम्ब, वुम्ब मतलब गर्भ, हिस्टेरा भी बोलते हैं, सर्विक्स, वजाइना, बाहरी जननांग या एक्सटर्नल जेनाइटल्स। अब ये जितने भी पार्ट्स हैं फीमेल्स के, वो स्ट्रक्चरली और फंक्शनली एक यूनिट की तरह काम करते हैं, जुड़कर काम करते हैं, और एक साथ जब ये काम करते हैं तो फीमेल्स में कौन कौन सा प्रोसेस हो जाता है, ओव्यूलेशन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, प्रेगनेंसी होगी, बर्थ होगा और चाइल्ड केयर होगी। फिर नेक्स्ट अपन ने ये डायग्राम डिस्कस किया जिसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, रिप्रोडक्टिव एरिया के अलग अलग पार्ट्स हैं, ओवरी, यूट्रस, वजाइना, यूरेथ्रा, क्लिटोरिस, ये सारे फंक्शंस हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। तो हमने ये डायग्राम डिस्कस किया। फिर मैंने आपको ओवरी के बारे में कुछ पॉइंट्स बताए जो नोट्स बनाने के लिए जरूरी हैं। डायमेंशंस पढ़े अपन ने, ओवरी के लिगामेंट्स, बेटा लिगामेंट्स वाला जो नोट्स है उसको ध्यान रखना, लिगामेंट्स का डायग्राम भी देख लो यहाँ पर अच्छे से। ये लिगामेंट्स वाला डायग्राम बार बार बैक करके एक बार देखना, उस पार्ट का स्क्रीनशॉट ले लेना, फोन में सेव रहेगा। तो जब भी डायग्राम बनाना है ये लिगामेंट वाला पार्ट याद रखिएगा। ये सब जो लाइट ब्लू कलर से आपको दिख रहा है यहाँ पर, बाकी तो पूरा मसल्स का रेड रेड दिख रहा है, जो भी आपको लाइट ब्लू, स्काई ब्लू कलर से दिख रहा है यहाँ पर, ये सारे लिगामेंट्स हैं। ठीक है, जो ओवरी को पेल्विक वॉल और यूट्रस से क्या करके रखते हैं बेटा, जोड़ के रखते हैं। फिर हमने यहाँ पर हिस्टोलॉजी देखी ओवरी की, 4 लेयर्स थे, आउटर, जर्मिनल एपिथेलियम, ट्यूनिका एल्बुजिनिया, कॉर्टेक्स, मेडुला। कॉर्टेक्स में याद रखना ओवेरियन फॉलिकल्स प्रेजेंट है, कॉर्टेक्स मेडुला को साथ मिलाकर हम क्या बोले थे बेटा, स्ट्रोमा बोले थे। फिर हमने ये डायग्राम डिस्कस किया oogenesis का, जिसमें मैंने आपको प्राइमोर्डियल फॉलिकल और प्राइमरी फॉलिकल में जो अगर डाउट है वो डाउट दूर किया आपका। अब तो प्राइमोर्डियल और प्राइमरी फॉलिकल में किसी को डाउट नहीं होगा, गुड। प्राइमोर्डियल फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल, डेवलपिंग फॉलिकल्स, ओवम, ग्राफियन फॉलिकल, फिर मैंने कॉर्पस हेमोरेजियम आपको बताया, कॉर्पस ल्यूटियम बताया, कॉर्पस एल्बिकेंस बताया। कॉर्पस ल्यूटियम का फंक्शन आगे के लेक्चर्स में आएगा बेटा इस चैप्टर में, ठीक है।
फिर हमने oogenesis के बारे में नोट्स लिया। प्रोफेस बर्थ के पहले होगा, प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स माइग्रेट करके आएंगे, यहाँ तक जो भी चीजें थी वो बर्थ के पहले तक थी। फिर यहाँ पर जो भी चीजें हो रही हैं वो बर्थ होने के बाद हो रही हैं। यहाँ पर जो भी चीजें हो रही हैं वो कब हो रही हैं? प्यूबर्टी आने के बाद। फिर यहाँ पर प्राइमरी फॉलिकल के बाद सेकेंडरी फॉलिकल पड़े। थीका की लेयर कब बनी? प्राइमरी फॉलिकल। थीका, देखो ध्यान देना, थीका की लेयर कब बनी? प्राइमरी। थीका डिफरेंशिएट कब होगा? सेकेंडरी। एस्ट्रोजन कौन से स्टेज में निकलेगा? सेकेंडरी। एस्ट्रोजन कहां से निकलेगा? थीका इंटरना। थीका इंटरना से ही क्यों निकलेगा? क्योंकि थीका इंटरना में क्यूबॉइडल सिक्रीटरी सेल्स। फिर कोरोना रेडिएटा बना। कोरोना रेडिएटा तो आपको अभी इस आगे के स्लाइड्स में डायग्राम जब आएगा तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। सेकेंडरी फॉलिकल से टर्शियरी, और फिर क्या बना बेटा? ग्राफियन फॉलिकल। फिर ग्राफियन फॉलिकल के समय या ओव्यूलेशन जब होने वाला है तो उस समय तक आपको याद रखना है कि ओव्यूलेशन के समय प्राइमरी oocyte जो अंदर था उसमें मियोसिस कंप्लीट हो गया, और मियोसिस कंप्लीट होने से दो स्ट्रक्चर बने, एक पोलर बॉडी रहा और दूसरा क्या रहा? लार्ज सेकेंडरी oocyte। सही है? चलिए अब आगे के जो टॉपिक्स हैं वो अपन नेक्स्ट लेक्चर्स में कवर करते हैं। आई होप आपको ये सारे जो पोर्शन है वो आप एक दो बार देखेंगे वीडियोस तो आपको अच्छे से क्लियर होंगे। ठीक है, चलो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।